स्टूडेंट्स। तो आज हमें करना है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 1 में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देखो, तो इसमें थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा समझ लेते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं आपसे कि जैसे आपने 1D 2D 3D पढ़ा होगा, ऐसे ही एक लाइन एक 1D है, एक प्लेन शीट एक 2D है और एक क्यूब एक 3D है। तो इन्हीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले वाले को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे वाले को बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरे को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप इससे समझ जाओगे। अब इसको थोड़ा देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आपके पास एक लाइन है, एक या पतला सा धागा है कोई, या लाइन है, ठीक। अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस, इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं L और इस पे चार्ज मान लेता हूं Q, ये मैंने मान लिया। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक टर्म डिफाइन होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका सिंबल होता है लेमडा। क्या सिंबल होता है भाई इसका? लेमडा। जैसे मैं इसको इधर कर दे रहा हूं, लेमडा इसका सिंबल होता है। ठीक है, याद रखना लेमडा। तो ये लेमडा होता क्या है? लेमडा इज सिंपली चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यू कैन से चार्ज अपॉन लेंथ। तो लेमडा हो गया हमारा चार्ज अपॉन लेंथ। तो ये हो गया हमारा लेमडा। इसको याद रखना थोड़ा। एसआई यूनिट अगर आप बताना चाहोगे तो एसआई यूनिट सिंपल है कूलम पर मीटर। तो कूलम पर मीटर, ठीक। अब मैं अगर इसको यहां वैल्यू लिखना चाहूं तो लेमडा की, जैसे अगर मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L। अगर मैं स्मॉल चार्ज की बात कर दूं तो जैसे मैं इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, ये रेड कलर से बना रहा हूं, ये छोटा सा एलिमेंट है। तो छोटा सा एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी DL और चार्ज कितना हो जाएगा DQ। तो यहां पे देखो, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको अगर छोटा सा चार्ज लूंगा DQ, तो उसकी लेंथ भी तो छोटी सी है, तो DL। सिंपल है, टोटल चार्ज टोटल लेंथ, स्मॉल चार्ज स्मॉल लेंथ। अब इसका हमें आगे यूज आएगा तो मैं DQ को आगे ऐसे लिख दिया करूंगा, DQ विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ DL। इसको याद रखना। अभी हमें आगे काफी डेरिवेशंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें ये यूज होगा। सिंपल ये कर लिया, लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ, और ये सॉल्व कर लिया। ये 1D में आता है, ठीक है। 2 डायमेंशन में चलते हैं तो आ जाएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो देखो भाई, सरफेस चार्ज ध्यान से देखो इसको। सरफेस चार्ज जैसे अगर मैं बात करूं तो सरफेस चार्ज में मैंने एक शीट ले ली भाई, ये एक शीट ले ली, ये इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है वैसे, लेकिन अभी हम यूनिफॉर्मली मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज जो है इसका Q और इसका एरिया जो है वो A। तो यहां पे आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भाई, इसका सिंबल होता है सिग्मा। ठीक है भाई, सिग्मा। अब सिग्मा को क्या बोलोगे, खुद ही ध्यान से देखो, लेमडा इज चार्ज अपॉन लेंथ, तो सिग्मा विल बी चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट बताना चाहूं तो एसआई यूनिट आप खुद बता दोगे। देखो भाई, चार्ज अपॉन एरिया, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसकी वैल्यू अगर डिनोट करना चाहूं तो इट विल बी सिग्मा, मैंने लैम्डा लिख दिया, सिग्मा विल बी, चार्ज कितना है भाई Q, टोटल चार्ज ले लिया मैंने, तो टोटल एरिया ले लिया A। मान लो अगर मैं इस पर छोटा सा चार्ज ले लूं तो छोटा सा चार्ज ले ले रहा हूं, रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं। छोटा सा चार्ज की वैल्यू हो जाएगी DQ
और एरिया हो जाएगा DA, ठीक है, छोटे से चार्ज का DQ और DA। तो अगर मैं यहां डिनोट करूं तो इट विल बी DQ बाई DA, ये आ गया भाई। अब मान लो मुझे कहीं स्मॉल चार्ज की जरूरत पड़े DQ की, तो व्हाट इज DQ? DQ कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू DA, ये हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां लैम्डा था, यहां सिग्मा। अब तीसरा, ये बताया था 2D में फॉल करता है, सिंगल याद रखना है। तो ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशन में फॉल करेगा आपका, ठीक है। जैसे लाइन चार्ज एक आपने कर लिया और ये सरफेस चार्ज, अब आ जाता है वॉल्यूम चार्ज। तो देखो भाई वॉल्यूम चार्ज को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक मान लो हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है भाई, ये रहा हमारा क्यूब, 3D फिगर बना देते हैं, 3D क्यूब है हमारे पास, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, से मान लिया भाई हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लिया। अब इस पे चार्ज को कितना मान लू मैं, चार्ज इज Q मैं बोल देता हूं, और वॉल्यूम इसकी V। अब जैसे यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलेंगे रो से। तो डेंसिटी का सिंबल होता है ना रो, उसको हमने रो से बोल दिया। तो रो विल बी डिफाइंड एज चार्ज बाय वॉल्यूम, सो इट इज सिंपली नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, ये आ गई भाई कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगी अब कैसे। अब अगर जैसे मैं वैल्यू लिखना चाहूं रो की, तो रो विल बी व्हाट, जैसे टोटल चार्ज ले लूं Q बाई वॉल्यूम। अगर मैं इसमें छोटा सा चार्ज ले लूं वही, तो ये रेड कलर से मैं छोटा सा चार्ज ले रहा हूं, तो इस छोटे से चार्ज की वैल्यू DQ, तो DQ तो वॉल्यूम DV, ठीक है भाई, छोटा सा चार्ज ले ले रेड कलर वाला, तो ये हो जाएगा आपका DQ बाई DV। अब हमें अगर कहीं DQ की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें DQ को क्या लिखेंगे, आप समझ ही गए हो कि भाई बार बार लिख रहे हैं हम, तो DQ विल बी रो DV, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, लीनियर, सरफेस, एक वॉल्यूम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रिंग, एक रिंग है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो वो फॉल करेगा लीनियर में। कैसे भाई लीनियर में फॉल करेगा, सिंपल है, रिंग को तोड़ो और सीधा कर दो, एक लाइन बन गई, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्क, तो डिस्क फॉल करेगी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर एक स्फीयर, तो स्फीयर फॉल करेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब इस पर डेरिवेशन करते हैं कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और वो सारी चीज। तो देखो अब हमें डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो डिराइव करते हैं, मैं लिख देता हूं, electric field on the axis of the uniformly charged ring, ये आ गया। ध्यान से देखना, डेरिवेशन वैसे भी आपके लिए जरूरी है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो इसे बनाते हैं। अब हमने क्या किया, एक रिंग लिया, इस रिंग को थोड़ा समझना, जैसे ये आपकी रिंग है, ये वैसे तो आप सामने से देखोगे तो ऐसे, लेकिन अगर इसी रिंग को मैं ऐसे साइड में कर दूं ऐसे, तो क्या होगा, आधा, जैसे ये रिंग है तो आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, ठीक है। तो ये मैं रिंग को ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इसको, ठीक है। देखो भाई इसको, डार्क लाइन का मतलब कि ये हिस्सा बाहर है, डॉटेड लाइन का मतलब ये हिस्सा अंदर। ये रिंग का सेंटर, यहां से मैंने ये एक्सिस ले ली, रिंग के सेंटर से जो लाइन जा रही है वो एक्सिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सिस होगी, ये एक्स डिस्टेंस पर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग का रेडियस है आपका r, ठीक। यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना होगा, तो ध्यान से समझो, ऐसे रिंग है, ये एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये अब मुझे बताना है, और रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, Q चार्ज है, वो मान लेता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटेड है,
अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, रिंग पे देखो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और हमें कोई भी चीज पता करनी है तो हम क्या करते हैं, छोटे से चीज की वजह से पता कर लो, उस छोटे से की वजह से पता चल जाएगा, बाकी हम सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, ये रहा रिंग पे छोटा सा एलिमेंट, ये इसका नाम रख दिया मैंने डी क्यू। ठीक है, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा, ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये एक्स है ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी ई, क्योंकि भाई छोटा चार्ज लिया है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी ई। ठीक, मैंने एक छोटा एलिमेंट लिया, ये डिस्टेंस और ये, ठीक, मैं इसको स्मॉल आर बोल सकता हूं। ये एंगल कितना है, थीटा, ये ले लिया। इस अगर मैं इसको लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये थीटा हो जाएगा। अब देखो डीई के दो कंपोनेंट आएंगे, एक डीई कॉस थीटा और एक नीचे की तरफ डीई साइन थीटा, ये आपको पता हो। अब ध्यान से देखो, इस रिंग पे जैसे मैंने एक हिस्सा ऊपर लिया तो सिमिलरली मैं एक हिस्सा नीचे ले सकता हूं, छोटा सा पार्ट। तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा नीचे भी ले लिया, ये भी मैं रेड से डिनोट कर दे रहा हूं डी क्यू। तो भाई इसका भी तो डिस्टेंस सेम ही होगा यहां से, तो ये भी डिस्टेंस सेम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना बन जाएगा, डीई बन गया। तो इसके भी से ये भी थीटा एंगल बनाएगा, सिमेट्रिक है थीटा, तो इसके भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। ठीक है, कुछ समझ आ रहा होगा आपको। ऊपर वाला डीई बना डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा, नीचे वाले का डीई बना डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा। आपको एक चीज दिख रही होगी, ये कैंसिल आउट, और ये क्या हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब मैं एक सिंपल सा चीज समझा सकता हूं आपको, ये है एक्सिस, यानी जो अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट है वो ऐड हो रहे हैं, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो सिंपल है, हमें कौन से कंपोनेंट को जोड़ना है, केवल अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कौन से वाले हैं, डी कॉस थीटा, तो मैं सारे डी कॉस थीटा को जोड़ दूंगा, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। डी साइन थीटा की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, along the axis इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट। तो मुझे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं along the axis वालों को जोड़ दूं, तो along the axis कितना है, डी cos थीटा। तो अब मुझे ये समझ आ गया, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। देखो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, यानी मैं डीई कॉस थीटा वालों को जोड़ दूं। जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो मैंने डीई कॉस थीटा वालों को जोड़ दिया। आप में से बहुत लोगों के मन में एक डाउट ही आएगा, क्यों ना हम 2डी कॉस थीटा जोड़े, क्योंकि डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। अब इस लॉजिक को समझना, आपने दो पॉइंट लिए, ऊपर का और नीचे का, तो दो कंपोनेंट क्रिएट हुए। मान लो आप 4 पॉइंट लोगे तो 4 कंपोनेंट क्रिएट होंगे, 10 पॉइंट लोगे तो 10 कंपोनेंट क्रिएट होंगे। ये इंटीग्रेशन क्या करता है, सारे कंपोनेंट को जोड़ देता है। लॉजिक समझ रहे हो, जितने भी अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट होंगे वो सबको जोड़ देगा। तो आपको 2, 3, 4 लेने की जरूरत नहीं है, एक ले लो और वो सबको जोड़ देगा। तो डी कॉस थीटा। अब ये जो डी था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से था, इस छोटे से चार्ज की वजह से। तो मैं डी की वैल्यू लिख दे रहा हूं। जैसे अगर मैं सिंपल देखूं तो अगर देखो इसको, ये मैं हटा दे रहा हूं, ये डी कॉस थीटा का देखो यहां से, डीई इस छोटे से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डीई विल बी व्हाट, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा आर। अब आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर वैल्यू लिख दूंगा, के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया भाई आपका डीई निकल गया। अब एक और चीज की जरूरत पड़ेगी वहां पर, कॉस थीटा की। कॉस थीटा भी निकाल देता हूं। देखो भाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा, इस ट्राइंगल को देखो, कॉस थीटा इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस एक्स हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। दोनों की वैल्यू यहां पुट अप करते हैं तो सॉल्व करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी DE, that is K dq upon r square plus x square into cos theta. cos theta की वैल्यू ये रही x upon अंडर रूट r square plus x square. देखो भाई ध्यान से, अब एक चीज और देखो, कौन कौन बाहर निकल सकता है? r square plus x square ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट आपको गिवन होगा ना कि कितने दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो x कांस्टेंट है, r तो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, तो ये सारी जो टर्म है वो बाहर निकल सकती है केवल dq को छोड़ के, क्योंकि वो तो वेरिएबल है, वो तो छोटा सा चार्ज है। तो मैं सबको बाहर निकालूं kx अपॉन, अच्छा एक और चीज देख लो, यहाँ r स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ r स्क्वायर की पावर हाफ है, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 1 और हाफ कितना हो गया 3/2। तो मैं डायरेक्ट कर दूं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बाहर निकला 3/2, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ हाफ है। इंटीग्रेशन कौन बचेगा अंदर x। अब ध्यान से देखो, dq एक स्मॉल चार्ज था इसका, अगर मैं सारे dq 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 को जोड़ दूं तो टोटल चार्ज बन जाएगा। टोटल चार्ज मुझे पता है ये रहा, टोटल चार्ज q। तो अब मैं यहाँ पे dq सारे जुड़ जाएंगे तो q बन जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसमें अब एक और चीज बताता हूं, जैसे हाँ एक और चीज, जैसे अगर मैं पूछ लूं कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये आप वैसे सिंपल बता सकते हो, ये रिंग है, चारों तरफ चार्ज, ये सेंटर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से उधर, इसकी वजह से उधर, सिमेट्री की वजह से सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। ये आप सिमेट्री से बता सकते हो। जैसे मैं अगर इस फॉर्मूले से बताना चाहूं तो अगर मैं रिंग के सेंटर पे आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, डालो या 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 0। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, और अगर आप x डिस्टेंस पे जाओगे तो ये आएगा। अब इसमें एक और पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो वो अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और मैक्सिमम होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब वो सॉल्व करते हैं। देखो कि हमने ये पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग कितना होगा, हमें पता करना है कि मैक्सिमम कहां पर होगा। तो ये भी मैंने रिंग ली थी, ये रिंग ली, एक्स डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, डायरेक्शन इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, सारे डी cos थीटा जुड़ गए थे नेट। अच्छा मैं डायरेक्शन नहीं बनाया था, डायरेक्शन भी आप लिख लेना इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये पी पॉइंट था हमारा एक्स डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ध्यान से समझो, E डिपेंडेंट किस पर है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, यानी मुझे निकालना है x के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या करूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ये तो आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो dE by dx कितना हो जाएगा 0 होना चाहिए उस पॉइंट पर, क्योंकि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है वहां dE by dx कितना होना चाहिए 0। तो अब मैं ये निकाल लेता हूं, देखो भाई, तो dE by dx हमें 0 करना है, तो यहां पे रूल लगेगा ये देखो, kq(x) अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो kq का तो खैर कोई रोल है नहीं, तो kq को बाहर कर दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनका कोई रोल है नहीं, इसको मैं बाहर लिख देता हूं। अब ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए, तो यहां पर हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन वाला रूल लगेगा, अगर आपको याद हो, ये मैं बता दे रहा हूं, d by dx ऑफ, एक डिफरेंशिएशन का रूल लगता है डिवीजन वाला, ये आप सबको याद होगा, इट विल बी v स्क्वायर इंटू v du by dx माइनस u dv by dx। ये बताओ, u अपॉन v का रूल होता है डिफरेंशिएशन का, ये मैं लगाऊंगा। अब मेरा u कौन हो गया, ये वाला फंक्शन क्या हो गया मेरा u, और नीचे वाला फंक्शन क्या हो गया मेरा v, ये रूल लगा दूंगा मैं। तो ध्यान से देखना, u निकाल लिया मैंने, v निकाल लिया, अब मैं ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं निकाल रहा हूं dE by dx
v स्क्वायर कर दो भाई, v का स्क्वायर कर दो तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर है 3/2, तो 3 रह जाएगी क्योंकि स्क्वायरिंग होके हाफ कट जाएगा। अब ऊपर चलते हैं, v को एज इट इज लिखा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। u का डिफरेंशिएशन क्या है, u का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 माइनस u को एज इट इज लिखा, इसका डिफरेंशिएशन किया। अभी डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है तो 3/2 बाहर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी तो हाफ बचेगा, इनटू अंदर जाएंगे, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा और इसका कितना हो जाएगा 2x किया जाएगा। ठीक, अब मैंने बताया था डी बाई डी एक्स को कितना करना है हमको 0, तो यहां तो 0 रखा, यहां पर कितना आएगा आपका निकल के, यहां पर मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, अंदर कितना बचेगा देखते हैं, यहां पे पावर 3/2 है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर गया तो केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बच गया, माइनस यहां पे आ जाएगा आपका 3/2 बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ बाहर गया था, सॉरी हाफ बाहर गया था, अच्छा 2 से 2 काट दूं तो केवल 3 बचेगा, 2 से 2 कट गया, 3 बच गया, 3 और एक्स स्क्वायर बचा केवल, ये बच गया, ये वाला टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 2x कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे x का आंसर आएगा प्लस माइनस r बाई रूट 2, तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, कितना मिलेगा, किस पॉइंट पे मिलेगा, x इक्वल्स प्लस माइनस r बाई रूट 2, वैल्यू कितनी होगी वो अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूं कि वैल्यू कितनी होगी, फिर हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे, तो ये समझ आ गया, x की वैल्यू r बाई रूट 2 और माइनस r बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो देखो, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पॉइंट निकाला था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया था सॉरी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, हमें ये पता चल गया था कि x इक्वल्स प्लस माइनस रूट r बाई रूट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम, ये पता चल गया, तो मैं निकालता हूं ई मैक्स होगा कितना, ई मैक्स वहां वैल्यू डाल देता हूं, के क्यू एक्स की वैल्यू डालो r बाई रूट 2, ये डाल दी, आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू r बाई रूट 2, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 होल पावर 3/2, तो ई मैक्स विल बी कुछ समझ आ रहा होगा आपको, के क्यू आर बाई रूट टू नीचे ले लेता हूं मैं, ये बन गया आपका 3r स्क्वायर बाई 2, तो 3r स्क्वायर चलो लिख देता हूं, 3r स्क्वायर बाई 2 की होल पावर 3/2, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो और मुझे बताना, चलो मैं इधर कर दे रहा हूं, ई मैक्स विल बी, देखो पहले इसको लिख लेते हैं, 3 की पावर 3/2, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब किया और हाफ ले लिया, तो ये आ जाएगा 3√3, ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब किया फिर हाफ किया, तो ये आ जाएगा 2√2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, तो यहां पे मैं एक बार लिख दे रहा हूं आपके लिए, √2 3√3r, इधर देख लो भाई, यहां पे कितना बचेगा आपके लिए, यहां पे बच जाएगा आपके लिए r क्यूब किया और फिर अंडर रूट, तो 2 हाफ से कट जाएगा तो r क्यूब बचेगा आपका, और यहाँ पे बचेगा 2√2, ये बच गया आपका, रूट 2 से रूट 2 उड़ा दो और कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो ई मैक्स की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, ई मैक्स विल बी होगा कितना वैल्यू, एक आर स्क्वायर बचेगा के क्यू बाई 2 को ऊपर ले जाता हूं, 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, ठीक है, और हम ये निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां पर, यहां पर होगा, तो मैं इसका ग्राफ बना दे रहा हूं, जैसे ये कोई रिंग है, अभी रिंग बनाई थी आपके लिए, एक्सिस इधर भी जाएगी और एक्सिस इधर भी जाएगी, अभी हमने देखा था
जब 0 पे होंगे, ओरिजिन पे x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा और ऐसे जाएगा। अंदर में भी ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा और ऐसे जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां पर मिल रही है? अभी हमने निकाला था मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है कितनी? r/√2 पर। और कहां पर मिल रही है हमें? -r/√2 पर। और वैल्यू मिल कितनी रही है वो ये लिखा हुआ। तो ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है, इसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो नेगेटिवली चार्ज हो वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि क्यू चार्ज की डिस्क है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना, r/√2 पे मैक्सिमम, -r/√2 पे मैक्सिमम, और वैल्यू कितनी है वो ये लिखी हुई। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलो भाई, तो आप करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज। यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज, देखो भाई इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा इंटीग्रेशन यूज है इसमें। ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, देखो फिर मैं बोल रहा हूं, ये आपकी ये वाला डेरिवेशन जैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा कंपटीशन में, तो स्पेशली आपसे कुछ डेरिवेशन तो पूछी नहीं जाती, लेकिन जो भी डेरिवेशन होते हैं ना उनको एक बार थोड़ा अच्छे से ढंग से कर लिया करो, क्योंकि वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देंगे, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। तो एक बार अच्छे से अगर उसे कर लोगे ना, समझ लोगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तुम उसे समझ भी जाओगे, अप्लाई करना भी सीख जाओगे। वरना डायरेक्ट फॉर्मूले रटोगे ना और फिर उसको करोगे तो वो इतना काम नहीं आता आपके। ठीक है, तो पहले डेरिवेशन कोई भी हो, कोई भी रिजल्ट हो, उसको पहले उसका बेसिस देखा करो, कहां से आया कैसे आया, फिर उसे सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं, एक हमारे पास लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इस पर। अब मुझे इससे r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा है ये। तो लाइन चार्ज की अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी देखूं तो वो हम देख चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? लैम्डा। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे ऐसे सारे क्वेश्चंस में हम वही करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और फिर उस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, तो देखो अब इसको, अगर मैं यहां से L डिस्टेंस पे जाता हूं और एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, इस एलिमेंट की लेंथ है मेरी dl। ध्यान से देखना, L डिस्टेंस पे गया और एलिमेंट ले लिया मैंने dl। ठीक है, इस चार्ज को मैं बोल सकता हूं dq चार्ज लेंगे। ठीक, अब अगर मैं इसको यहां से जोड़ूंगा तो देखो ऐसे आएगा, यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, इस तरीके से ये जुड़ गया। ठीक, अब मैं इसको डिनोट करूं कि भाई ये कितना है, तो देखो यहां पर मैंने एक और एलिमेंट लिया, थीटा डिस्टेंस पर d थीटा एलिमेंट। ध्यान से देख लो, L डिस्टेंस पे dl लिया है, उसका चार्ज dq है, थीटा डिस्टेंस पे d थीटा एलिमेंट ले लिया, चार्ज dq पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, किया जाएगा de। आ गया। अब इस dq की वजह से मुझे ये de निकालना है, तो उस d के लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो वो बेलते हैं कि कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं de की अगर वैल्यू लिखूं, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। जैसे अगर मैं de की वैल्यू लिखना चाहूं तो आप ही मुझे बताओ, de विल बी k dq अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये r ये l, तो √r² प्लस l², तो k dq अपॉन r², यानी कितना r² प्लस l²। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे ना तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी थोड़ी। क्यों? देखो L वेरिएबल है, तो L dl आना चाहिए तभी L इंटीग्रेट हो सकता है, तो ऐसा कुछ तो आया नहीं है। ठीक, और फिर यहाँ R आ गया, ये सारे काफी टर्म प्लस ये थीटा, ऐसे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा आपके लिए लॉजिक लेता हूँ, इस ट्राइंगल को देखता हूँ, ध्यान से देखना, मुझे dq हटाना है यहां से और r² प्लस l² हटाना है, तो मैं क्या इस ट्राइंगल को देखता हूं, तो देखो इस ट्राइंगल को tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, इट विल बी L by R, तो L कैन बी रिटन एज R tan थीटा। ओके, तो dl मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो dl विल बी R sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये ध्यान से समझना, tan थीटा का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा, तो मुझे dl मिल गया। ठीक, और
मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इज dq बाई dl। तो dq कितना मिल गया, लैम्डा dl। देखो अब मैं dq को यहां से हटा सकता हूं, क्या लिख के, लैम्डा dl, और dl की वैल्यू कहां से लूंगा, ये। अब ये दिक्कत करेगा हमारे लिए। अब इसको भी थोड़ा देखते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। हमने ऊपर L इक्वल्स आर टेन थीटा लिखा हुआ है, L इक्वल्स, ये मैं अभी हटा दूंगा क्योंकि ये हमारे उतने वो मतलब इसे यूज करके फिर हटा देंगे। तो देखो L कितना लिखा हुआ है आपने, आर टेन थीटा, हमें इसे हटाना है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर प्लस एल, एल की जगह कितना लिख दूं, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लास 9-10 में प्रॉपर्टी पड़ी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो यूज हो रही है। तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसे यूज कर सकता हूं, मैं इसको हटा के ये लिख सकता हूं, dq को हटा के लैम्डा dl लिख सकता हूं, dl की जगह ये लिख सकता हूं। ठीक है, लॉजिक देखना। अब मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, dE इक्वल्स k, कितना भाई, k, dq कितना है, लैम्डा dl, dl ऊपर से लिख रहा हूं r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, नीचे क्या लिख दिया, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, आर से एक आर गया, तो इससे हमें डी कितना मिल गया, इससे हमें डी मिल गया के लैम्डा बाई आर डी थीटा, के लैम्डा बाई आर डी थीटा, ये भाई हमें मिल गया। देखो एक डी को निकालने के लिए क्या सब करना पड़ेगा। ठीक, अब जो मैंने बोला था, ये जो डी मैंने निकाला हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं, यहां ये देखता हूं, एंगल थीटा, ये तो डी के दो कंपोनेंट आएंगे, इट विल बी डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट कहां आ जाएगा भाई, नीचे। देखो ये वाला डी कॉस थीटा हो गया हमारा, ये डी कॉस थीटा, ओवर राइट कर रहा हूं वो वाला, ये डी साइन थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखना इसको, मैं इन सबको भी हटाऊंगा अभी। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूं, और यहां पर वाई एक्सिस की। ठीक, देखो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीई कॉस थीटा है, तो मुझे मतलब एक्स एक्सिस का, और ये डीई कॉस थीटा तो एक कंपोनेंट है, मुझे टोटल वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसे। अब इंटीग्रेट तो कर लेंगे, डी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है और ये भी पता है, लेकिन लिमिट क्या डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट कैसे डालते हैं, ध्यान से देखना। लिमिट डलेगी किसकी, देखो थोड़ा बता देता हूं मैं, ई एक्स इक्वल्स डी की वैल्यू डालेंगे के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, डी जिसका लिखा होता है उसकी लिमिट डलती है, तो लिमिट डलेगी थीटा की। अब जो वायर था वो हमारा यहां से शुरुआत कर रहा था, जैसे इस सब को अगर मैं हटा दूं, इस सब को हटा देता हूं, ठीक है, ये सब हटा दिया मैंने, तो देख लेना, उससे कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, अब जो वायर जो है वो हमारा यहां से शुरुआत कर रहा था, मान लो ए पॉइंट से, और खत्म मान लो बी पर हो रहा है, तो भाई यहां से वायर शुरुआत कर रहा है ना, और यहां पे जा रहा है, मैं लिमिट रेड पेन से बना रहा हूं, आपने थीटा ऊपर माना हुआ है, तो नीचे आएगा थीटा 1, और वो भी माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा थीटा 1, और ऊपर आएगा थीटा 2, और वो प्लस में आएगा, क्योंकि आपने थीटा इस एक्सिस से ऊपर माना था। ठीक है, मैं एक अलग से फिगर बना के समझा दे रहा हूं, देखो इसको ध्यान से देखो, ये वायर है हमारा एक्स वाई, ये डिस्टेंस आपका, वायर कहां से शुरुआत कर रहा है, यहां से, और यहां से नीचे की लिमिट कैसी होगी, क्योंकि आप ऊपर गए हो, तो नीचे की लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस थीटा 1, और ऊपर की लिमिट कितनी हो जाएगी, थीटा 2। क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से, माइनस थीटा 1 से थीटा 2, ई एक्स विल बी के लैम्डा बाई आर, व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा, माइनस थीटा 1 से थीटा 2, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस विल बी
के लैम्डा बाई आर, आप लिमिट अप्लाई कर दोगे थीटा वन माइनस ऑफ माइनस थीटा वन, तो इट विल कम आउट टू बी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है भाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ड्यू टू दिस वायर। नाउ वाई की तरफ आ जाओ। वाई में कैसे मिलेगा, ये रहा डी साइन थीटा, तो हमें डी साइन थीटा कंपोनेंट को जोड़ना है, तो डी साइन थीटा कंपोनेंट को जोड़ देंगे। अच्छा, आप में से बहुत से मन के में डाउट आ जाएगा कि डी साइन थीटा एक का नीचे आ रहा है एक का ऊपर आएगा। इंटीग्रेशन सबका ध्यान रखेगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम लिमिट जो ले रहे हैं ना वो ध्यान रखेगी, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव और ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है ना, तो वो उसको काउंट सब बैलेंस कर लेता है वो। तो डी साइन थीटा, और इसको इंटीग्रेट ई वाई, डी की वैल्यू डालो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, लिमिट अभी आपको बताई थी माइनस थीटा वन से थीटा टू, तो ई वाई विल बी के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा वन से थीटा टू। ठीक है भाई, तो के लैम्डा बाई आर, अब लिमिट आप अप्लाई कर दोगे तो इट विल कम आउट टू बी कितना, cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, तो इट विल बी cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर देना, तो ये जो है आपका cos थीटा वन, ये तो अप्लाई कर ही लोगे भाई, ये माइनस बाहर निकाले हमने, थीटा टू माइनस थीटा वन किया, तो cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, ये हमने। ठीक है, तो भाई ये हमारा ये, इसको याद रखो। तो ये अभी रिजल्ट हमने डिराइव किया था, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसमें हो सकता है कि जो जो वायर है हमारा, अगर वो इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा, तो सिंपल है, देख लेते हैं। ये हमारा वायर था पिछली बार, ये रहा वायर। अब मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इनफाइनाइट, कि वायर जो है वो हमारा इनफाइनाइट है। देखो अब इसको, तो ये जो है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अभी हमने बोला था लैम्डा, और वायर इनफाइनाइट है, यानी नीचे तक चलता जा रहा है और ऊपर तक भी चलता जा रहा है। ये हमारा डिस्टेंस था आर। ध्यान से देखो, अभी थीटा वन नीचे था हमारा, थीटा टू कहां था, ऊपर। देखो ये थीटा वन था हमारा, ध्यान से देखना, यहाँ वायर था। अगर वायर नीचे जाता जाएगा, थीटा वन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कब तक, तो थीटा वन कितना हो जाएगा इनफाइनाइट वायर के लिए, 90 डिग्री। ऐसे सिमिलर थीटा टू यहाँ था, तो वायर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, थीटा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90। तो आप कुछ मत करो, इन दो में फॉर्मूला डाल दो, थीटा वन थीटा टू को 90 डिग्री डालो, तो मैं निकाल लेता हूँ। जैसे इस वाले में डालता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस विल बी के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया भाई, 1 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 2। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 के लैम्डा बाई आर, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसमें डाल दो ई वाई विल बी के लैम्डा बाई आर cos 90, 0 माइनस 0 0 हो गया, तो ई वाई कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब जब हमारा वायर इनफाइनाइट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ आता है, और वो भी कितना आता है, 2 के लैम्डा बाई आर। वाई एक्सिस की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, तो इसको याद रखना, फॉर इनफाइनाइट वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क पर, कि उसमें कितना है। तो चलो भाई, तो अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। इसमें देखो काफी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो मैं आपको मेन प्रोसेस बताऊंगा, बाकी आगे का जो इंटीग्रेशन है जो अब मैथ से रिलेटेड है काफी, तो वो मैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट देखूंगा, उसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो मेन प्रोसेस बताऊंगा कि सॉल्व कैसे होगा। तो मान लो मैंने एक डिस्क ले लिया, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह भाई इसके ऊपर चार्ज है। देखो ऐसे सारे क्वेश्चन में वही करते हैं हम कि अच्छा, डिस्क की कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, सिग्मा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी में आता है। अब हम क्या करेंगे एक एलिमेंट मानेंगे। तो डिस्क बनती कैसे है, छोटी छोटी रिंग से, एक रिंग और रिंग 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 बढ़ाते जाओ तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। तो हम इसका एलिमेंट मानते हैं, तो इसका एलिमेंट मानेंगे भाई रिंग का।
देखो अब इसको, तो मैंने क्या किया, मैं r डिस्टेंस पे गया और एक एलिमेंट मान लिया, r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक एलिमेंट मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का, और ये इसकी एक्सिस हो गई, ये x डिस्टेंस पर। तो इसके अंदर, रिंग के अंदर चार्ज कितना हो गया, ये एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट को मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, तो एलिमेंट के पास चार्ज कितना हो गया, dq। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, डिस्क का जो एलिमेंट है वो रिंग ही तो है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो इट विल बी, अभी हमने निकाला था रिंग के लिए फॉर्मूला k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रेडियस कितना है, r x x है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, k, q की जगह dq, क्योंकि रिंग पे चार्ज है केवल dq, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया, ये डिस्क का जो हमने एलिमेंट माना है उसकी वजह से आया है, ठीक है। अगर हमें पूरी डिस्क की वजह से कैलकुलेट करना होगा तो हमें सारे छोटे छोटे एलिमेंट क्या करने होंगे, जोड़ने होंगे। उससे पहले थोड़ा इस dq पे चलते हैं। व्हाट इज दिस dq? dq इज द चार्ज ड्यू टू दिस रिंग, ठीक है, एलिमेंट। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊं, जैसे ये रिंग है, इसको तोड़ के ऐसे खोल दिया तो ऐसे बन जाएगी ना, ये लेंथ कितनी बनेगी भाई इसकी, ये बन जाएगी आपकी। तो लेंथ कितनी बनेगी इसकी, इसकी थिकनेस कितनी है, अभी हमने लिखी है dr, लेंथ कितनी है 2πr, एक रेक्टेंगल टाइप से बन गई, ठीक। तो सिग्मा कितना होगा, dq बाई da, तो एरिया तो पता ही है तुमको भाई, तो इससे तुम्हें dq मिल गया, या इसको लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू dq अपॉन एरिया कितना है 2πr dr, इससे तुमको dq मिल गया, dq को यहां डाल दो। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसको, तो de जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, k, dq की वैल्यू वहां से डाल दो, सिग्मा 2πr dr x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब मुझे ये पूरा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। तो डीई की वैल्यू डाल दे रहा हूं, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, डीई को, इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल, ठीक है। अच्छा, k की वैल्यू को मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, क्योंकि इसका रिजल्ट एप्सिलॉन नॉट में आता है। तो k को कितना लिखा मैंने, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2πr dr x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, लिमिट वेरिएबल dr, r यहां से शुरुआत कर रहा है 0, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, अच्छा इसकी रेडियस गिवन होगी आपको, इसकी रेडियस है कैपिटल तो r की वैल्यू 0 से शुरुआत होके कैपिटल r, तो 0 से लेके r। अब मैं इसके इंटीग्रेशन पर नहीं जा रहा हूं, वो आप इंटीग्रेशन में डिटेल में पढ़ोगे, मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने ये रिजल्ट निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क हो गया, शीट हो गया, एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क, या डिस्क इनफाइनाइट है, यानी तो सिमिलर वो एप्लीकेशन अप्लाई भी हो सकता है, किसके लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए, इनफाइनाइट डिस्क है, इनफाइनाइट शीट। तो देखो होगा क्या, अभी जो हमने डिस्क बनाई थी उसका रेडियस था r, ये डिस्टेंस था x, अगर वो इनफाइनाइट हो गई तो r की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी x से, तो इसको अब निकालते हैं। E कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन, x को बाहर निकाल लूं मैं, अंडर रूट में कितना रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, x से x गया, तो अब देखो इसको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस अ वेरी लार्ज क्वांटिटी डिवाइडेड बाई अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी बनेगी, तो इसको मैं इंफिनिटी लिख दूं लगभग,
तो ये कितना हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल आया सिग्मा E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए वैलिड है इनफाइनाइट डिस्क के लिए या फिर इनफाइनाइट शीट, यानी जो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट सरफेस चार्ज होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। पिछला वाला कर रहा था जब फाइनाइट शीट थी, लेकिन ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब जहां से मान लो दो पैरेलल शीट रखी हो तो कैसे निकलेगा, तो इसको निकाल देता हूँ। अच्छा एक चीज और देख लो, जैसे जो शीट होती है वो ऐसे होती है, ये आपको पूरी शीट दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं ऐसे कर दूं तो आपको सिंगल लाइन दिखेगी। तो शीट को जो है वो हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे जब हम गॉस लॉ पढ़ लेंगे तो ये जो अभी हमने डेरिवेशन किया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम गॉस लॉ से भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसे देखो, जैसे एक इनफाइनाइट शीट है, अगर मैं आपसे बोलूं ये, फिर ये एक इनफाइनाइट शीट है, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2। ये क्लियर है कि वो नेगेटिव है। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं इधर आता हूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो E1 किधर होगा, इधर। वैल्यू तो मुझे पता, इनफाइनाइट शीट लेनी है तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। E2 वो शीट कैसे नेगेटिव, तो इट विल बी टुवर्ड्स दी शीट, टुवर्ड्स दी चार्ज, सिग्मा 2 अपॉन 2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचेगा भाई, एक इधर ताकत लगा रहा है एक उधर ताकत लगा रहा है। अच्छा अब ये मत बोल देना कि हम शीट 1 के पास है इस वजह से इसकी वजह से होगा, यहाँ पर डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, आर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अब इनमें जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दे रहा हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां मॉड लगा देगा क्योंकि भाई कोई भी ताकतवर हो सकता है, जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। अब इधर आ जाओ, पॉजिटिव शीट 1 की वजह से पॉजिटिव चार्ज है अवे, E1 विल बी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स, तो E2 विल बी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जुड़ जाएंगे भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इसमें डायरेक्शन बता सकते हो आप कि इधर ही होगा, तो E विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, चलो फिर इधर आ जाओ। इसका पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, तो E1 विल बी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, E2 विल बी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन जीतेगा पता नहीं, जो ताकतवर होगा, जिसका सिग्मा ज्यादा होगा। तो मैं नेट लिख देता हूं भाई, मॉड लगा दूंगा, E इक्वल सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मॉड। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन पता है एग्जैक्ट, यहाँ पे इन दोनों में मुझे डायरेक्शन नहीं पता, इस वजह से मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। ठीक है, देखो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। ठीक है, देखो इसको, जैसे हमारे पास मान लो एक ये है इस तरीके से, ये एक आर्क है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इसके सेंटर पे निकालना है, तो मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ से ये किया, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसको ये। अब मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूँ, इस पे Q चार्ज है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसका सेंटर हो गया C, तो B सेंटर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब मैं यहाँ से बढ़ना शुरू करूंगा, अभी मैं इसके लिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ, एंड वाले पॉइंट को इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा चार्ज जा रहा है ये। ठीक है, ये तो मैं यहाँ से गया फाई एंगल पे, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया, फाई एंगल पे D फाई एलिमेंट ले लिया। ध्यान से देखो, फाई एंगल पर
D5 एलिमेंट दे दिया, तो ये चार्ज कितना कहलाएगा, dq कहलाएगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, dp। ठीक, अच्छा ये आर्क है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसका एक लैम्डा गिवन होगा, ठीक है, क्यू गिवन होगा या फिर लैम्डा गिवन होगा, लैम्डा। ये जो एलिमेंट है इसको बहुत ध्यान से देखना, फाई एंगल पर d5 एलिमेंट हमने लिया है, इसकी लेंथ कितनी होगी, कोई बता सकता है, ये जो लेंथ होती है ये लेंथ कितनी होगी, इसको आप सिंपल बता सकते हो, इसको मैं यहाँ मैग्नीफाई करके यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, देखो ये और ये ऐसे है, ये एंगल है d5, रेडियस कितना है भाई r, एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस, याद होगा सबको, इस कंसेप्ट को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी यूज होते रहते हैं ये कंसेप्ट, एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना है भाई d थीटा, आर्क कितनी है ये dd है, तो d रेडियस कितनी है r, तो dl कितना मिल गया r d थीटा, इसको याद रखना। तो यहाँ पे जो लेंथ आ रही है लेंथ आ रही है ना dq, सॉरी dq की लेंथ dl, इसको मैं लिख दे रहा हूँ साइड में r d थीटा, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब देखो इसको ध्यान से, तो d आ गया, d कितना आएगा k dq अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस तो r है, पूरे r का रेडियस सेम है, तो यानी r स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आ गया। अब एक वो है, इस d जैसे मैंने ऊपर लिया ना, ऐसे नीचे भी एलिमेंट ले सकता हूं, तो उसका वो किधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, इसको अगर मैं देखूं तो ये फाई एलिमेंट इधर भी आ गया, ऐसे ही डी ये आ गया, अब इन डी के कंपोनेंट आ जाएंगे, ये भी फाई एलिमेंट आ जाएगा, तो अब इन डी के कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पर भी ले लिया ना मैंने एक नीचे, तो इसका भी डी आ गया, तो इस डी का कंपोनेंट आ जाएगा एक कितना, डी कॉस फाई, एक इधर से आएगा डी कॉस फाई, एक नीचे आएगा डी साइन फाई, और एक ऊपर आएगा डी साइन फाई। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा, डी साइन फाई कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी फिर से मुझे अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट को ऐड करना, ठीक है, तो मुझे ये तो डी की वैल्यू आ गई, अब ई की वैल्यू कैसे आएगी, मुझे कौन से जोड़ने हैं, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस कौन से हैं, डी कॉस, इसको वैल्यू को थोड़ा और लिख देता हूं, डी क्यू, व्हाट इज डी क्यू, कोई बताएगा मुझे, लेमडा कितना होता है, डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू कितना बचा, लेमडा डी एल, ध्यान से देखो डी क्यू इज लेमडा डी एल, और व्हाट इज डी एल, आर डी थीटा, इट इज लेमडा आर डी थीटा, ध्यान से देख लो इसको थोड़ा, लेमडा इज डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू इज लेमडा डी एल, डी एल अभी हमने निकाला था आर डी थीटा, यहाँ पे निकाल दिया, अब मैं इसको उठा के वहां पुट करता हूँ, कि डी क्यू की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर उड़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, डी कितना बचा था हमारा, के लेमडा बाई आर डी थीटा, ठीक है भाई, तो मैंने लिख दिया के लेमडा बाई आर, अच्छा सॉरी मैं बार बार गलती से थीटा वर्ड यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फाई यूज करना चाहिए था, फाई, ये भी फाई कर दो, यहाँ पर भी फाई कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी कितना कर दो, फाई कर दो, ठीक है, बाकी सब जगह सही है, यहाँ पर फाई कर दो, यहाँ पर भी फाई कर दो, मुझे यहाँ से याद आया, देखो यहाँ cos फाई था, वहां डी थीटा आ जाता तो इंटीग्रेट ही नहीं होता, इस वजह से मुझे याद आ गया कि भाई फाई को डी फाई तो इंटीग्रेट करेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ cos फाई डी फाई, ठीक है, चलो अभी आगे मेरे अब थोड़ा मुझे बताओ कि ये तो आ गया E, तो k लेमडा बाई आर cos थीटा के इंटीग्रेशन आप सबको पता है sin थीटा, ठीक है, अच्छा लिमिट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट कैसे लेंगे इसमें, तो लिमिट के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी लिमिट कैसे डालनी है, यहां से शुरुआत कर रहा है ये, कहां से, A से, और कहां तक जा रहा है B, ये लाइन बिल्कुल बीच में खींची थी, तो इसका जो टोटल एंगल होगा, ध्यान से देखो मैं सबको इरेज कर दे रहा हूं, ये सारी चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये वाली जो भी चीजें आपकी आएंगी, या फिर मैं एक नया फिगर इधर बना के दिखा रहा हूं, देखो भाई इधर वाले फिगर में देखो,
ये है हमारा आर्क, यहां पर हमें पता करना है ये पूरा एंगल है θ/2, थीटा सॉरी, आर्क का पूरा एंगल कितना है यहां से यहां तक थीटा, देखो ध्यान से। तो ऊपर कितना होगा θ/2 और नीचे कितना होगा बताया था -θ/2, भाई नीचे जा रहे हैं हम। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ए से बी तक, तो ए की शुरुआत -θ/2 से θ/2 तक। तो याद रखना ये पूरी आर्क है ए से बी तक, टोटल एंगल है थीटा, नीचे गए -θ/2, ऊपर गए θ/2, तो यहां पे गए -θ/2 प्लस θ/2, E इक्वल्स k लैम्डा बाई आर साइन θ/2 माइनस ऑफ साइन -θ/2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो sin θ/2 प्लस sin θ/2 2 sin θ/2, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ θ/2, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है याद, ठीक है। लिमिट को भी थोड़ा ध्यान देना। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। चलो तो भाई ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है, लेफ्ट साइड में चार्ज -q है, राइट साइड में चार्ज +q है, और इसका रेडियस r है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और ये इसका सेंटर O मान। तो आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, तो यहाँ पे बताना है। अभी हमने एक रिलेशन किया था, आपको याद होगा, तो भाई जैसे कोई भी आर्क होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ये आर्क होती है, ये एंगल बनाती है वो थीटा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाला कितना आया था 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ θ/2, ठीक है, जो भी आपका थीटा है बाई 2। इसमें अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो भाई इसमें एक ये आर्क अलग है, ये आर्क अलग है, इसको अप्लाई करके दिखाओ थोड़ा। ये पॉजिटिव आर्क है, यहां से शुरुआत करेंगे यहाँ खत्म हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा E, थीटा कितना लिया जाएगा इसका 90। ये दूसरी आर्क है, इसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा, तो सेंटर की तरफ E, ठीक। अच्छा दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर होगा, इतना तो आपको समझ आती है, क्योंकि इधर भी जितना है उतना इधर, तो मैं एक की वैल्यू निकाल दूं। अच्छा, और ये परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है 45 डिग्री पर, ये भी बिल्कुल बीच में 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो मुझे बेसिकली दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए, ठीक है, एक इधर और एक इधर, तो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा मुझे। तो ई नेट कितना मिलेगा, ये तो अब आपको आदत पड़ गई होगी भाई, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिंपल है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना, यानी ई इंटू √2, तो किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देना। तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, किसी एक का निकालते हैं, मान लो मैं इस वाली रिंग का निकालता हूँ, तो इस वाली रिंग का थीटा कितना हो गया और 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है 2k लैम्डा बाई आर साइन θ/2, यानी 45 डिग्री। तो इसको मैं अप्लाई कर दूं, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 इज 1/√2, तो k लैम्डा बाई √2 पर बचेगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा √2 k लैम्डा बाई आर, इतना आ गया एक का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, तो E √2 k लैम्डा बाई आर इंटू √2, की वैल्यू लिखी इंटू √2, तो ये आ जाएगा आपका 2k लैम्डा बाई आर। अब देखो लैम्डा जो है वो गिवन नहीं था क्वेश्चन में, आप आंसर लैम्डा में दे रहे हो, आंसर हमेशा गिवन पैरामीटर्स में होता है, तो लैम्डा को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएं, जैसे इसके पास चलते हैं, इस वाले के पास, इसका लैम्डा कैसे निकलेगा, लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज कितना है q, लेंथ कितना है इसका, पूरा सर्किल होता है 2πr, तो ये होता है πr, तो ये हो गया πr/2, πr/2। अब मैं ये वैल्यू डाल दूंगा इसमें, 2k लैम्डा इज q अपॉन πr/2, सॉरी
क्यू अपॉन पाई आर बाई 2, ठीक है, इनटू आर और आ गया, तो ई कितना आ गया भाई निकल के 4, 4 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन बता सकते हो भाई, डायरेक्शन तो देखो, डायरेक्शन बता सकते हो, ये जोड़ा तो बीच में आएगा नेट इलेक्ट्रिक, तो यानी अगर मैं लिखना चाहूं डायरेक्शन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने इसका निकाला फिर इसको सॉल्व, तो ये हमारा आ गया फाइनल, ठीक।